हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नूर बीपीएससी क्लासेस। तो फिर आ गई मैं क्लास नंबर 3 अर्थव्यवस्था की लेकर के, जिसमें मैंने पहले ही 100 क्वेश्चन करवा दिया है। जिसने नहीं देखा वो जाकर ज़रूर देख लो, क्योंकि ये बीपीएससी प्रीलिम्स के 20 ईयर्स के क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम्स के लिए ये एक बाण की तरह, एक युद्ध की तरह, तो इसे कभी भी छोड़ना मत, ठीक है। तो ये क्लास नंबर 3 है अर्थव्यवस्था की। और आपकी जानकारी के लिए मैं अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो आपके सारे मॉक टेस्ट और सारे जो सब्जेक्ट में जो कमांड होता है ना, वो पूरा डबल होने वाला है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम क्लास नंबर 3 और अर्थव्यवस्था के देखो, जिसमें मैंने पहले ही लगभग 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं। और इसके बाद मैं शुरू करूँगी विज्ञान, जिसमें ये तीनों टॉपिक होंगे और ये तीनों टॉपिक वीवीआई हैं। इनसे रिलेट करके अबाउट 30 क्वेश्चंस पूछता है बीपीएससी प्रीलिम्स में, तो हमें इसके लिए अच्छे से तैयारी करना होगा। तो सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग चल रहे हैं अर्थव्यवस्था के क्लास नंबर 3 पे। तो शुरू करते हैं 100 क्वेश्चंस के बाद 101 से। तो पहला क्वेश्चन आज का है, क्या है ये देखो, क्या है ये। तो ये है क्वेश्चन नंबर 101, जिसमें देखिए 100 तक मैंने पहले ही कंप्लीट करवा दिया है। और जो नहीं देखा है वो जाकर ज़रूर देखो और इस क्लास में आखिरी तक बने रहो, ताकि आपके क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर और सेटिस्फाइड हो, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम और टेस्ट देने की एबिलिटी है वो और स्ट्रांग हो, ताकि आपके क्या बोलूँ प्रीलिम्स में बिल्कुल अच्छे जाएं। क्योंकि पहले प्रीलिम्स निकालोगे तभी तो मीन्स कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो पाएगी, मतलब आप उसमें जा पाओगे। फिर तो इसलिए हमें पहले प्रीलिम्स को एकदम क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं क्लास नंबर 3 और आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति सबसे उचित वर्णन है। तो ये है बीज उर्वरक जल तकनीकी, यानी HPV तो सभी जानते होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए HYB मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगी, जिससे आपको थोड़ा और क्वेश्चंस पे मतलब कॉन्फिडेंस आने लगे। देखिए 60 के दशक में प्रारंभ हुए हरित क्रांति का अंतर्गत HYB, यानी इसका फुल फॉर्म होता है हाई यील्ड, और V से होता है वेराइटीज़, ठीक है, किसी याद रखेंगे, ठीक है। हाइड वेराइटीज के प्रयोग में गहन सिंचाई पर बल दिया गया। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो याद हो गया हमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पे। कह रहा है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक थी। मतलब जो कहा जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी, इंग्लिश में देखिए जनसंख्या घनत्व को क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, याद रखना। तो इसका सबसे ज़्यादा था बिहार में, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पे। आज हम लोग देखिए कितना क्वेश्चन कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये है आज 103 क्वेश्चन नंबर, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य के लिंगानुपात क्या थे। तो ये थे 918, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। और इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लो। कह रहा है वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार ये 918 तो हम लोगों ने देख लिया, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 943 है। ये बात याद रखेंगे कि 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर 943 और बिहार के 918 था। और सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में था, देखिए 1084, और सबसे कम था हरियाणा में 879, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 104 पे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। ये था 2006 से 7, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार 2006 से 7 में प्रकाशित की गई थी, ठीक है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 105। बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र ने सर्वाधिक FDI इक्विटी अंतर प्रवाह को आकर्षित किया था। तो ये था सेवा क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, देखिए सेवा क्षेत्र का जो हम लोग एक्सप्लेनेशन कहते हैं। देखिए 2018 के दौरान सेवा क्षेत्र सबसे अधिक FDI इक्विटी अंतर प्रवाह आकर्षित की गई थी, यानी कि FDI एक संस्था है जिसके द्वारा मतलब आकर्षित हुई थी सेवा क्षेत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा 2017 और 18 में बिहार कृषि के कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या था। तो ये था 70%, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखो ये जनगणना कैसे क्वेश्चन था, तो मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी। हम आते हैं हम लोग 107वां क्वेश्चन नंबर पे। देखो इसको पढ़ते हैं। कह रहा है बिहार राज्य में वर्ष 2017 और 18 को देखिए भी क्या आर्थिक विकास दर क्या थी। तो मैं आंसर बता देती हूँ, इसका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक, क्योंकि देखिए आर्थिक विकास दर 10.7 था, जो कि इसका ऑप्शन पे नहीं है, तो इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा।
आप लोग सोच रहे होंगे और आप लोगों को प्रीलिम्स से डर लग रहा होगा, तो डोंट वरी, स्टूडेंट्स के पास इतना पावर है कि उसने एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशन पॉलिसी को ठीक करने के लिए एजुकेशन मिनिस्टर को उसके पद से हटा सकते हैं। तो स्टूडेंट जो होते हैं वो प्रीलिम्स एग्जाम उनके लिए तो कुछ भी नहीं। अगर आप स्टूडेंट हैं, सीरियस हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, मेरा तो यही मानना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में से एक समस्या है, तो ये है असंगठित क्षेत्र। ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखो, भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना में असंगठित क्षेत्र के योगदान, असंगठित मतलब जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, योगदान का आकलन करना मुश्किल है, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे असंगठित क्षेत्र हैं। क्योंकि असंगठित क्षेत्र द्वारा उत्पादन एवं आय के आंकड़े किसी भी संस्था को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, क्योंकि वो असंगठित है। उनका कोई भी, इनको किसी को भी जवाबदेही नहीं देना है, जिसके कई बार उसके मौद्रिक मूल्य का मापन होता ही नहीं है, ठीक है, नहीं हो पाता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 109। भारत के कृषि पुनर्वर्तित प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? तो ये है कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, और ये सभी को जाते होंगे, इसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं नाबार्ड। क्या कहते हैं? नाबार्ड। इससे रिलेटेड इसका टॉपिक और इसकी जो स्थापना है, ये सब आप लोग को देख लेना है। फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि देखो, कृषि ग्रामीण विकास बैंक द्वारा भारत में कृषि वित्त प्रदान किया जाता है। कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक को नाबार्ड कहा जाता है, ये भी आपको पता है, के द्वारा वित्त उधार प्रदान किया जाता है, मतलब इसमें पैसों रुपयों से उधार दिया जाता है। इसलिए नाबार्ड को कृषि और ग्रामीण विभाग हेतु पुनर्वित्त प्रदान करने हेतु सर्वोच्च संस्था कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 110। देखिए, 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्र राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत कितना था? तो देखिए, 14वें वित्त आयोग के अनुसार है, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा, 42%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 111 में कह रहा है, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो ये है सेवा क्षेत्र, यानी टर्शियरी सेक्टर। सेवा क्षेत्र को क्या बोलते हैं? टर्शियरी सेक्टर। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है? भारत में सीमांत कृषि भूमि जीत का आकार है, तो ये 1 हेक्टेयर से कम। सीमांत कृषि भूमि, सीमांत जो होते हैं जिन्हें 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन होती है, ठीक। अब देखो, सीमांत कृषि भूमि 1 हेक्टेयर से कम, छोटी जोत 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध माध्यम जो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसका मैं इसे सारा देख लो। अर्ध माध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर, और बड़ी जोत जो होती है वो 10 हेक्टेयर से भी अधिक होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। वैश्वीकरण में सम्मिलित क्या नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। सार्वजनिक क्षेत्र का इक्विटी का विनिवेश, ठीक है। जितने लोग देखते हो उतने लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड सपोर्ट करो, ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूं और भी क्लासेस आप लोग के लिए ला सकूं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके नोट्स बनाते जाओगे, इसका एक्सप्लेनेशन देखते जाओगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इससे। और तीसरी बात बता दूं कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो ए वीडियो के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं मैं वो भी कराऊंगी। एक बार आपको सिर्फ कमेंट में करना है कि हाँ, ये वीडियो के क्वेश्चंस प्रीवियस के करवा दो, तो वो भी करवाऊंगी, वो भी बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 114। भारत में अर्ध शोषण निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ था? तो ये था ऑप्शन नंबर डी, 2005 से लागू हुआ था, ठीक है, 2005 से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 115 में कह रहा है, संक्षेप में शब्द संक्षेप ट्रिम का क्या अर्थ है? तो ट्रिम का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, व्यापार संगठित निवेश उपाय, ठीक है। और देखो, ट्रिम से क्वेश्चन देख लो कि पूर्ण रूप है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजरमेंट। ट्रिम्स WTO के द्वारा समझौता किया गया है, जिसका संबंध कुछ शर्तों पर प्रतिबंधित है या प्रतिबंधित है, प्रतिबंधों से है, जिसे कोई भी देश अपने यहाँ विदेशी विनियमों का संबोधनों में लगाता है, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 116 को, VVI कर लो या स्टामक में लगा देती हूँ। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? तो ये आया था 1 जनवरी 2015 को, तो इसको सबको याद रखेंगे, 1 जनवरी 2015 को आया था, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 100, और ये इसका थोड़ा सा ये भी देख लो, एक्सप्लेनेशन भी देख लो क्या करा। नीति आयोग इम्पोर्टेंट है, 1 जनवरी 2015 को आया था। और ये देखो, इनके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी, वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी उस्टन थे, और जबकि CEO जो थे उनके थे अमिताभ कांत। देखो, CEO भी थे,
वैसे तो हम लोग CEO कहीं और भी देखते हैं जो ज़्यादा फेमस है, सभी को जानते होंगे। देखो कहते हैं 117 में कह रहा है भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004 से 5 बदल कर किस वर्ष को बनाया है, तो ये है 11-12, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना ज़्यादा, इसका एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरत नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है, तो ये है सक्षमता उपागम, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब इसके बारे में ज़रा सा एक्सप्लेनेशन देख लो। ये जो है सक्षमता उपागम के विकास में अमर्त्य सेन ने अमूल्य योगदान है, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति की स्वतंत्रता, कल्याण, बहुआयामी लक्षणों का विकास एवं व्यक्तिगत विषमता को दूर करना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पे। क्या कह रहा है, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है तो ये है पटना में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हंसने की बात नहीं है। देखो पटना में सैदपुर स्थित किलकारी बाग भवन में संचालित गुल्लक बच्चा बाग बच्चों में पैसा बचत करने की सोच विकसित करने के साथ साथ उन्हें छोटी उम्र से बैंकिंग से भी जोड़ रहा है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मुझे ये क्वेश्चंस के व्यू से इम्पोर्टेंट हो या ना हो, रियल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 120वां क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलित स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी होगा। इसको निर्यातों पर अधिक कर लगाना। अगर हम निर्यात पे अधिक कर लगाएंगे तो संतुलित रखने के सुधारने के लिए सक्षम नहीं होगा, ठीक है। देखो और अब देखो आज का क्लास मैं यहीं पे 20 क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट करती हूँ। हमारे पास टाइम है तो हम ज़्यादा क्वेश्चन ना बल्कि कम क्वेश्चन करके उसका नोट्स याद रखेंगे एक बार में क्लासेस, और ज़्यादा जल्दी भी नहीं है तो हम आराम से पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर जो भी यहाँ तक बने हुए हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जितने लोग मेरे क्लासेस देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इससे अच्छे और यही चैनल पे मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स भी दिए हैं जिसमें बहुत सारे शॉर्ट्स नोट है, तो आप लोग उसको ज़रूर विजिट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर भी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।